नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमित भट्ट, आपके लिए लेकर वो प्रोग्राम जिसका आप सभी कर रहे हैं इंतजार। जी हां, रेडियो उड़ान की पेशकश, एक मुलाकात। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के अपने मेहमान से रूबरू हों, मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि रेडियो उड़ान पर एक मुलाकात एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां के हम उन पर्सनालिटीज को, उन शख्सियत को शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उनसे मुखातिब होने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई मकाम हासिल किया है, कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल की है। तो दोस्तों, रेडियो उड़ान के इस नए शो में, पहले शो में बल्कि कहना चाहिए, आज हमारा ये फर्स्ट शो है, एक मुलाकात। और हमारे आज के पहले मेहमान हैं डॉक्टर रमेश कुमार सरीन। डॉक्टर रमेश कुमार सरीन से हमारी बातचीत बस कुछ ही पलों में। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर एक मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपकी और हमारी ये एक मुलाकात प्रोग्राम में पहली मुलाकात है और इस पहली मुलाकात में हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर रमेश कुमार सरीन। डॉक्टर रमेश कुमार सरीन विजुअली इम्पेयर्ड यानी दृष्टिहीन हैं। आपका जन्म 12 अप्रैल सन 1952 ईस्वी में दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में हुआ। वर्तमान समय में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सन 1970-80 के दशक में भारत में दृष्टिहीनों के कल्याण के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय आंदोलनों में आपकी बड़ी भूमिका रही, आप उसमें सक्रिय रहे। आपने भारतवर्ष में कुछ पैदल पद यात्राएं भी की और आपने कई घंटों तक ब्रेल टाइपराइटर पर टाइपिंग करने का एक विश्व कीर्तिमान यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। आप वर्तमान समय में देश और विदेशों में कई सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय स्तर पर आपकी एक एनजीओ भी चल रही है जो कि दृष्टिहीनों के लिए ही कार्य कर रही है। आप एक लेखक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी। तो दोस्तों, हम अपने इस पहले प्रोग्राम में, जो कि हमारा रेडियो उड़ान का ये फर्स्ट शो है, एक मुलाकात का यूं कहना चाहिए कि पहला एपिसोड है, उसमें सबसे पहले डॉक्टर सरीन साहब, मैं आपका खैर मकदम करना चाहूंगा, आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। ये इत्तेफाक की बात है कि आज ये हमारा पहला शो है, जैसा कि मैंने कहा, और उस शो का आगाज, उस प्रोग्राम का आगाज हम डॉक्टर सरीन साहब के साथ कर रहे हैं। सरीन जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहला प्रोग्राम है और इसका आगाज आपके साथ। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं और आप सबको शुक्रिया कहना चाहूंगा। ये एक अच्छा प्रयास है और इस प्रयास में अगर मुझसे बातचीत के दौरान कुछ बन पड़े तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात होगी। जी, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कई उपलब्धियां आपके नाम लिख दी गई हैं और कभी कभी जब हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी से बातचीत करते हैं जिसके नाम एक से अधिक अचीवमेंट्स होती हैं, तो थोड़ा समझना थोड़ा कठिन तो होता है कि शुरुआत कहां से की जाए। लेकिन इस प्रोग्राम में इस वक्त जो मैं समझ पा रहा हूं कि आपकी जो तमाम अचीवमेंट्स रहीं, जो तमाम उपलब्धियां रहीं, उसमें वो जो लगातार कई घंटों तक ब्रेल टाइपराइटर पर आपने टाइपिंग की और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, वो उपलब्धि सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है, ऐसा मैं समझता हूं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे लिसनर्स के साथ आप वो एक्सपीरियंस शेयर करें। ये बात सन 1991 की है, जब मैं इंडियन एयरलाइंस में यातायात सहायक के तौर पे नियुक्त हुआ था। मैं ट्रैफिक असिस्टेंट था और इस आशा से नियुक्त हुआ था कि शायद जिस
संस्था से जुड़ता हूँ वहां मैं कुछ कर सकूं। लेकिन 1 साल के अनुभव ने मुझे महसूस कराया कि हमारा जुड़ना सिवाय विंडो ड्रेसिंग के अलावा कुछ रह नहीं गया है। तो उसी को देखते हुए मैंने 18 फरवरी 1991 से लेकर 25 फरवरी 1991 तक एक विश्व कीर्तिमान बनाया, जिसमें 2 बातों की ओर ज्यादा जोर था। पहला तो ये कि एक ऐसा कीर्तिमान बने जो पहले 125 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसे तोड़कर उससे आगे निकला जाए। ये ब्रेल टाइपराइटर पे मैंने लगातार 158 घंटे 30 मिनट ट्रांसक्रिप्शन किया, राइटिंग की, डिक्टेशन देकर। दूसरी ये बात थी कि हम लोगों को ये बताएं कि दृष्टिबाधित होने भर से हम चेतनता और अपना समाज के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है वो खो नहीं जाते हैं। तो मैं उस दौरान डॉक्टर भीष्म साहनी की 18 कहानियां लिख रहा था और कबीरा खड़ा बाजार में एक नाटक लिखा था। बहुत खूब। ये सारी की सारी जो लेखन प्रक्रिया थी और जो सारा का सारा जो मटेरियल था वो समाज को संवेदनशील बनाने और भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय की त्रासदी को जनता तक पहुंचाने की ओर संकेत करता था। यहां मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि भीष्म साहनी को इतिहास नहीं लिखा। ये सच है कि विभाजन हो चुका था, विभाजन को स्वीकार है, लेकिन विभाजन इस कीमत वहां उन करता है। तो डॉक्टर रमेश कुमार सरीन की भारत की पदयात्राओं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। वेलकम बैक टू एक मुलाकात। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमसे मुखातिब हैं डॉक्टर रमेश कुमार सरीन। डॉक्टर साहब, ये तो आपकी जो अचीवमेंट रही, आपने लगातार कई घंटों तक ब्रेल पर बैठ करके टाइपिंग की, ये तो उल्लेखनीय है ही। लेकिन ये पद यात्राओं को शुरू करने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, और ये पैदल, खासतौर पर पैदल पद यात्रा शुरू करने का जो जुनून था, वो आप पर, आपके दिल और दिमाग पर कैसे सवार हुआ? पहली बात, मेरा ये मानना है कि हम अपनी पढ़ाई के दौरान एक जमीर तैयार करते हैं और यदि मौका मिले तो उस जमीर को जमीन पर उतारने का यत्न करना चाहिए। मुझे लगता है ये वैसी कोशिश थी। हमने जो कुछ सीखा उसे आम आदमी को बांटा जाए। दूसरा, मेरा यह भी मानना है कि हम आंदोलन के दौरान ये महसूस करते थे कि हमारी आवाज गांव-गांव तक जाए, और बात किया करते थे ना, मौका मिले तो ऐसी एक पद यात्रा ऑर्गेनाइज की जाए। एनएफबी में रहते वो मौका तो नहीं मिला, लेकिन जब हमने इस संगठन को बना लिया और विश्व कीर्तिमान के बाद थोड़ी पहचान बनी, एक सोच हुई कि हम जिस कार्य के लिए प्रतिबद्ध थे वो कार्य था दृष्टिबाधितों की साक्षरता, लिटरेसी फॉर द ब्लाइंड। उसके संदेश को कैसे गांव तक पहुंचाया जाए और कैसे वहां ब्लाइंड बच्चे को ढूंढ के, नाबीना बच्चे को ढूंढ के उसे विद्यालयों से जोड़ा जाए, मदरसों से जोड़ा जाए, वो एक सोच थी। और हमें कहने में जरा भी हिचक नहीं है, उस 244 दिन में हमने जहां 7,344 किलोमीटर का एरिया तय किया, वहीं लगभग 500 बच्चों को अलग अलग विद्यालयों से जोड़ा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो हमारा एक अजीबोगरीब अनुभव है, जहां खुद पत्रकारों के पास जाकर अपनी बात को खुले तौर पे कहते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं कि आपकी बात को न्यूज़पेपर्स के जरिए, टेलीविजन के जरिए, रेडियो एफएम चैनल्स के जरिए आम आदमी तक पहुंचाया जाए। जी सर। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस मामले में इंडिया के मीडिया ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, और न केवल साथ दिया, एफएम चैनल्स के दौरान प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम हमारे लिए एक स्पॉन्सरशिप का काम कर गए, क्योंकि हर कार्यक्रम पर हमें 250 रुपया मिलता है। उस जमाने में 250 रुपए बहुत मायना रखते हैं। जी। और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर द साइटलेस पीपल, ये
इस पद यात्रा के चलते ही प्रारंभ की गई या इसके पीछे कोई और उद्देश्य था? मैं चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमारे श्रोताओं के साथ कुछ शेयर करें। देखिए, विकलांगों के क्षेत्र में आज तक एक अप्रोच ओरिएंटेड ऑफ द फॉर द ब्लाइंड को छोड़ दीजिए, ये सोच के कि हमारी सोच की दिशा क्या होनी चाहिए, उस ढंग की चर्चा विकलांगों के क्षेत्र में नहीं की गई है। ये अपने ढंग की पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो खुले तौर पे प्रोग्रेसिविज्म को सपोर्ट कर रही थी और उस सोच को नकार रही थी जहां ब्लाइंड को आप केवल रिसीविंग एंड पे समझते हैं या हैंडीकैप मानते हैं, जिसका सीधा मतलब है कैप इन ए हैंड। तो हम प्रोग्रेसिविज्म के जरिए सीधा कह रहे थे हम सहयोग तो चाह सकते हैं लेकिन भीख बिल्कुल नहीं चाहते। तो वो जो अंतर है सेवा और सहयोग में, उस अंतर को खुले तौर पर बताने के लिए हमने इस संगठन को 23 मार्च 1993 में गठित किया और उसी के तहत हम 24 दिसंबर 1993 को हमने एक पदयात्रा ऑर्गेनाइज की जो 25 अगस्त 1994 में खत्म हुई। साथियों, अगर जिंदगी के सफर में चलना जरूरी है तो इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रेक भी जरूरी है। जी हाँ, सरीन साहब से हमारी बातचीत का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने इस प्रोग्राम पर। आप हैं रेडियो उड़ान पर और हमारा ये नया प्रोग्राम है जिसका नाम है एक मुलाकात और आज हमसे मुखातिब हैं डॉक्टर रमेश कुमार सरीन। सरीन साहब, ये जो 70-80 के दशक में आंदोलन प्रारंभ हुए दृष्टिहीनों के कल्याण हेतु भारतवर्ष में, दरअसल इसकी आवश्यकता क्या थी? कब इसकी शुरुआत हुई और फिर आप इसमें कैसे सक्रिय हो गए? मेरा ये मानना है कि 50 के दशक में पैदा हुआ हर युवा दृष्टिहीन कम या ज्यादा हालत में कई समस्याओं का शिकार था। जब सामान्य तौर पे आपकी समस्याओं का हल नहीं होता है, आप मजबूरन एक रास्ता चुनते हैं जहां अपनी बात को एक ताकतवर ढंग से रखा जाए। अपनी बात को ताकतवर ढंग से रखने का एक ही रास्ता है, वो है आंदोलन। मैं भी और युवा लोगों के साथ ही मैंने विद्यालयी शिक्षा पूरी की और उसके बाद जैसे ही कॉलेज में आया तो कॉलेज की छोटी छोटी समस्याओं के हमें न केवल आंदोलन करना पड़ा, सरकारी लोगों के द्वारा दबाव भी डलवाना पड़ा कि समस्या हल। वो आंदोलन बहुत छोटी छोटी बात, जैसे हॉस्टल में एडमिशन, लाइब्रेरी दृष्टिबाधितों के लिए होना, बीएड में एडमिशन, ये वो बातें जो बेसिक है। जो वो बेसिक बातें ही नहीं थी तो आपको कहीं ना कहीं आके अपनी बात को रखने के लिए प्रेशर तो करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं मानता कि वो कोई बहुत ही छोटे छोटे आंदोलन थे। मैं ये जरूर मानता हूं कि उन आंदोलनों ने एक वो रास्ता कायम किया जिसके बाद हम एनएफबी के तहत एक बहुत बड़े आंदोलन के उभरे। शायद वो बड़ा इसलिए भी बन गया कि 16 मार्च 1980 में उस आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ। मेरा मानना है कि सीधे सपाट ढंग से आंदोलन चलते रहते को पूछता नहीं है। जब उस ढंग का कुछ होता है लोगों को सोचने दूर होना पड़ेगा, तब भी लाठीचार्ज। जब भावुकता जुड़ जाती है तो सही मायने में इश्यूज गायब हो जाते हैं, केवल भावनाओं से खिलवाड़ रह जाता है। तो मेरी समझ ये है कि उस आंदोलन, चलते आंदोलन की सूखी घास को इस लाठीचार्ज ने एक ऐसी चिंगारी दी जो आगे कई सालों तक आंदोलन के रूप में चलती रही। जी सरीन साहब, ऐसा माना जाता है कि जो लोग सीधे तौर पर आंदोलनों में सक्रिय होते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं। जाहिर सी बात है कि आप लंबे समय तक इन आंदोलनों में शरीक रहे तो मैं आपको क्रांतिकारी ही मानता हूं। क्रांतिकारियों के लिए कई बार फैमिली के साथ
लेके चलना और कोप अप करना, क्योंकि आपकी फैमिली भी रही होगी, तब तक आपकी शादी भी हो चुकी होगी, कितना सहयोग आपको फैमिली से मिला, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से आपने कोप अप किया जबकि आप तमाम तरह के आंदोलनों से जुड़े हुए थे, आज भी आप सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहते हैं। तो मैं इस पर चाहूँगा कि आप कुछ बयां करें। मेरी सीधी सी समझ ये है कि आप जब जीवन में 1 से 2 की स्थिति में आते हैं तो 2 तरह के मिजाज एक साथ जुड़ते हैं। उन मिजाज का आधार होता है कि आपको कितना एक्सपोजर मिला है। तो मैं कहीं भी अगर कम या ज्यादा सपोर्ट ना भी मिले तो मैं उसको कोई गुनाह नहीं मानता, मुझे लगता है कि वो एक्सपोजर। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मुझे वांछित सहयोग मिला। सीमाएं जरूर रही, सीमाएं हमेशा रहती हैं। अगर आप ब्लाइंड कपल, आपको एक इशू को पालना पोसना भी है तो समय तो आपको देना ही होगा। उस समय को निश्चित तौर पे आंदोलन के बीच के लंबे गैप के तौर पे दिया गया, पर ऐसा नहीं रहा कि उस गैप के दौरान हम बिल्कुल इरेक्टिव हो गए, मैंने कोई काम ना किया। उसी गैप के दौरान ये पदयात्रा हुई, उसी गैप के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें होती रही। जी अच्छा, आपसे बातचीत करते करते एकाएक मुझे याद आया कि आपकी एनजीओ की हमने चर्चा शुरू की, लेकिन 1990 के दशक में आप इंटीग्रेशन लेवल पर भारतवर्ष में साइटेड और विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए एक मंच पर कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराया करते थे। और ये मेरे लिए खास तौर पर बहुत खुशी की बात है साहब कि उन कॉम्पिटिशन्स में मैं भी पार्टिसिपेट किया करता था, क्योंकि उन दिनों मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था। तो ये इंटीग्रेशन लेवल आपको कैसे समझ में आया, जहां दृष्टिवान और दृष्टिहीन दोनों ही तरह के बच्चे एक मंच पर लाने के लिए आपने प्रयास किया? मेरी समझ ये है कि कमी तो कमी है। अब लाख दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लीजिए, विकलांगता है तो उसके सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही ये भी सच है कि विकलांगता का मतलब ये नहीं हुआ कि आप शून्य पर, एक अंक पे जाने के बाद और अंक संभव है और कई चीजें की जा सकती है। तो वहां जहां हम दूसरे के बराबर पढ़ते हैं वहां प्रतियोगिता की संभावना है, और यदि प्रतियोगी भाव जताया जाता है तो आप सफलता के लिए एक रास्ता बनाते। तो मुझे लगा कि देखने को छोड़कर बाकी सारे काम दृष्टिबाधित आराम से कर सकता है, तो क्यों ना उन पर आंका जाए वो कितने पानी में है। और जहां यह एहसास होता है कि मैं कितने पानी में हूं, वहीं फिर आगे बढ़ने की चाहत बनती है। तो आवाज की दुनिया के हमारे प्यारे साथियों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। डॉक्टर रमेश कुमार सरीन से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बस सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान और उस पर यह प्रोग्राम एक मुलाकात। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और डॉक्टर सरीन साहब हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम के पहले मेहमान जो हमसे रूबरू हैं प्रोग्राम एक मुलाकात में। डॉक्टर साहब, आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपकी शादी कब हुई, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? उसमें कोई बताने को हर्ज नहीं, आदमी की जिंदगी खुली किताब होनी चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। मेरी शादी 1985 में हुई और मेरी एक बेटी है जिसकी भी शादी हो चुकी है और उसकी भी एक बेटी आज 1.5 साल की है। और तो मेरी अपनी चॉइस जो रही यही रही कि मुझे साइटेड से मैरिज नहीं करनी है, इसलिए मेरी वाइफ भी ब्लाइंड है। जी सरीन साहब, आप एक लेखक भी हैं, तो ये जो लेखन कार्य होता है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो आपने जो लेखन कार्य किया है, जो बुक्स आपने लिखी हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के विषय पर लिखी हैं या कुछ अन्य सामाजिक विषयों में भी आपने लेखन कार्य किया है? देखिए, बहुत पीछे चला जाए तो मैं शुरू में कहानी लिखता था सामाजिक मुद्दों को, लेकिन जब अध्यापक बना तो समझ आया कि कुछ तरह की किताबों के लिए विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने ये तय पाया कि मैं खासकर हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए
हिंदी में किताबें लिखूं। यद्यपि उसकी शुरुआत क्योंकि एक रिक्वायरमेंट थी लेक्चरर बनने की, तो मेरी पीएचडी को ही मैंने अंग्रेजी में ही एक किताब के रूप में पेश किया। उसके बाद स्वैच्छिक संगठन पढ़ाते पढ़ाते, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाते समय महसूस हुआ कि कोई भी कायदे की कोर्स के हिसाब से बनी हुई किताब नहीं, तो मैंने कोर्स बेस्ड एक किताब हिंदी में लिखी, स्वैच्छिक संगठन। बाकी और किताबें अभी मेरी योजना में है, जिनमें राजनीति से सीधी जुड़ी हुई किताब भी है, कुछ मेरे अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई किताबें भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो टोटल मूवमेंट देश में हुआ ज्वेलिंग चैलेंज का, उसकी कोई हिस्ट्री लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कर गुजरेंगे काम, बाद में इतिहास में नहीं होगा तो उनके अनुभव का लाभ उठाने से लोग जान भी नहीं पाएंगे, तो बहुत उनके अनुभव से लाभ उठा ही नहीं पाएंगे। जी, और आपकी ये विदेश यात्राओं का क्या वृत्तांत है? विदेश तो इंडियन एयरलाइंस में थे तो टिकट मिलती थी, उस नाते एक आधा वैसे ही घूमने चले गए। और जो लगातार विदेश जाने का सिलसिला बना, उसका कारण था रिसर्च। मेरी पीएचडी का टॉपिक ऐसा था जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका की दृष्टिबाधितों की पॉलिसी से रिलेटेड एक कंपैरेटिव स्टडी थी। तो मैं मानता हूं कि किसी देश को समझना और जानना है तो उसमें बिना घुले मिले आप उसे समझ नहीं सकते। इसलिए मैंने करीब 7-8 यात्रा की। अमेरिका गया इस सोच को लेकर कि मैंने अपनी बड़ी चर्चा कर, आखिर वहां क्या रहा होगा, भी इस दिनों के लिए जाने का मौका मिला। अरे हाँ, आपकी इस बातचीत से मुझे ध्यान आया कि आप तो इंडियन एयरलाइंस में कार्यरत थे और एक अच्छे पद पर आप वहां ट्रैफिक की अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रहे थे। फिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि आपका मन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया, आपने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली और आप स्टूडेंट्स से जुड़ गए। तो ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का जो एक चार्म था, जो आपका शौक था, ये कैसे शुरू हुआ? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। वहां आप ट्रैफिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसा कि मैंने कहा, देख रहे थे इंडियन एयरलाइंस में, और फिर वहां से सीधे एकेडमिक की तरफ। ये आप थोड़ा, मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करें। मैं अगर एक वाक्य में कहूं तो इंडियन एयरलाइंस मेरे लिए एक रोजगार का माध्यम था, लेकिन लेक्चरर होना एक मेरा पेशेंस था। एक तमन्ना थी कि जो कुछ सीखा वो बांटा जा सके। तो पैशन और रोजगार दोनों में जो अंतर होता है, वही अंतर मेरे सफर का था। जी, तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हों, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। आप सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान पर एक मुलाकात। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और आज हमसे मुखातिब हैं डॉक्टर रमेश कुमार सरीन। सरीन साहब, आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, बच्चों को आप कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हैं। वर्तमान समय में जो भारतीय राजनीति चल रही है, उसकी दशा और दिशा को आप किस ऑब्जर्वेशन के साथ, किस नजरिए के साथ देखते हैं? मैं थोड़ा सा आपका विश्लेषण चाहूंगा। देखी गई और इमरजेंसी के बाद सरकार बदली। मैं मानता हूं उस बदलने के बाद से आज तक हम अभी भी एक एक्सपेरिमेंट के दौर में हैं।
एक्सपेरिमेंट को कभी भी सालों में नहीं आंका जाता। एक्सपेरिमेंट जब तक एक अंतिम तौर पे पक के सामने नहीं आता है, तब तक वो एक्सपेरिमेंट ही है। मेरी आज भी मान्यता है, चाहे वो अलायंस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो राइट या एक्सट्रीम राइट की गवर्नमेंट हो जाए, उन सारे हालातों में मैं बहुत सीधा सीधा मानता हूं कि आज भी हम बहुत खुले तौर पर जो विकल्प सामने रखते हुए उनमें नीतिगत अंतर दिखते नहीं है। लगता है कि हम कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट के अलावा और कुछ नहीं। जी, 70 और जो 60 का दशक था, यानी जो जिस समय आप लोग युवा थे, और आज के समय में, उस समय जबकि बहुत ज्यादा क्या बल्कि कहना चाहिए कि दृष्टिहीनों के लिए तो बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं था, सब कुछ ब्रेल में ही पढ़ना पड़ता था, कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स का सहारा लेना पड़ता था। आज जबकि काफी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो क्रांति आई है उसमें दृष्टिहीनों को काफी लाभ मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो एक बड़ा फर्क दिखाई दिया 60-70 के दशक में और आज के दशक में, वो फर्क क्या था, उस पर आपके विचार हम जानना चाहते हैं। मेरी सोच ये है कि आपके मीन्स बदल गए हैं, लेकिन मीन्स का यूटिलाइजेशन पहले जितना प्रतिबद्ध ढंग से हो रहा था, कमिटेड ढंग से हो रहा था, आज यूटिलाइजेशन उतना कमिटेड नहीं। कंप्यूटर आने के बाद अगर आज का आम दृष्टिबाधित देखा जाए तो उसकी स्पेलिंग कमजोर है, उसकी ग्रामर कमजोर है, वो पूरा F7 दबाकर मान लेता है कि मैंने भाषा अपने ढंग से बदल ली। तो मेरे दृष्टि में तो सुविधाएं आई, लेकिन सुविधाओं ने के साथ साथ जो हमें प्रगति करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाए, कहीं हम पीछे छूट जाते हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। जी, तो आप मानते हैं कि अभी ये टेक्नोलॉजी के चलते कुछ ब्रेल की तरफ रुझान कम हुआ है दृष्टिहीन बंधुओं? सुविधा होगी इंसान, ऑब्वियसली ब्रेल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं आज भी ब्रेल में नोट्स लेकर पढ़ाता हूं। तो मैं मानता हूं कि यदि आपको पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होकर कोई काम करना है तो कंप्यूटर उसका कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जी, यानी कि आप ये मानेंगे कि ब्रेल को साथ लेके चलना पड़ेगा अगर हम सही मायनों में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं और सही मायनों में कोई सफलता अर्जित करना चाहते हैं। तो सरीन साहब, बहुत व्यस्तताएं रहती होंगी आपकी, जाहिर सी बात है, जब इतनी उपलब्धियां आपके नाम हैं तो आप व्यस्त तो जरूर रहते होंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी मनुष्य को अपने लिए कुछ समय तो निकालना पड़ता है। तो खाली समय तो कहना उचित ना होगा, लेकिन हाँ, फिर भी जब स्पेयर टाइम आपके पास थोड़ा आप जब समय निकाल पाते हैं, तो क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या शौक हैं आपके खाली समय में? देखिए, दो चीजों से जुड़ने का यत्न करता हूँ। एक मेरी हॉबी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की है, और क्योंकि मैं किसी दल विशेष से जुड़ा हुआ हूँ तो उस नाते भी मैं मानता हूँ कि जब मेरे पास कुछ भी खाली समय बचता उसके लिए मैं कुछ भी कर सकूं तो करने का यत्न करता हूं। और दूसरा, जब मैं नितांत अकेला होता हूं तो संगीत मेरी एक चंद हॉबियों में से एक है। जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात, सिर्फ अपने और अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। दोस्तों, अब हम अपने इस प्रोग्राम के आखिरी लम्हे में दाखिल हो चुके हैं, मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सरीन साहब, दिल तो चाहता है कि आपसे और भी बहुत सारी गुफ्तगू की जाए, बहुत सारी बातचीत की जाए, क्योंकि जो आपकी उपलब्धियां रही हैं, जाहिर सी बात है, उसको हम 1 घंटे के प्रोग्राम में तो नहीं समेट सकते। मैं चाहूंगा कि कुछ आखिर में आप आज की युवा पीढ़ी के लिए और वर्तमान समय में अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? मेरा मानना यह है कि ये जो कहावत है कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होगी, मैं उसे बिल्कुल नहीं स्वीकारता हूँ।
मेरी सोच ये कि आदमी के परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती, और जिस दिन ये परिवर्तन की तमन्ना गायब हो जाती है उस दिन मुझे लगता है कि वो तथाकथित संतोषी जिंदगी वो बेमानी रह जाती है, आप खाली समय काटने लगते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यत्न करें कि जिंदगी का कुछ अर्थ बन सके, केवल समय काटने के लिए जिंदगी ना जी। बहुत खूब डॉक्टर रमेश कुमार सरीन साहब। तो साथियों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हमें आपसे जुदा होना होगा, लेकिन ये जुदाई केवल और केवल एक हफ्ते तक ही होगी, क्योंकि हाँ दोस्तों, जुदाई के बाद फिर मुलाकात भी तो होती है ना। तो दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे आज ही के दिन हर शुक्रवार रात 9 से 10 आपके इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, हमसे आपने बातचीत की, अपने खट्टे मीठे अनुभव, अपनी उपलब्धियों को हमारे श्रोताओं के साथ, हमारे दोस्तों के साथ आपने शेयर किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और इस प्रोग्राम में आप क्या कुछ नया जोड़ना चाहते हैं? ये फीडबैक आप मुझे सीधे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और जी हाँ, यदि आपको लगता है कि आपने भी अपने जीवन में कोई ना कोई मकाम हासिल किया हो, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई उपलब्धि जरूर हासिल करता है। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं और हमारे दोस्तों से मुखातिब होना चाहते हैं, तो मुझे अवश्य ईमेल करें। मैं आपको इस प्रोग्राम की और अपनी ईमेल आईडी का पता बता देता हूं। ईमेल आईडी है amit@radioudan.com। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको स्पेल आउट किए देता हूं। amit@radioudan.com। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे हम आज ही के दिन अगले हफ्ते। और हाँ, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि दूसरों को भी खुश रखा जाए। तब तक के लिए आपका दोस्त अमित भट्ट आपसे चाहता है इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।